हे गाइस, वेलकम टू मीना क्लासेस। माय नेम इज हेमंत कुमार और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स के बारे में कि जो हमारी ब्रिक्स होती हैं उन्हें मेजरली कौन कौन सी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें, सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक। ओके, मेजर रूप से चार तरीके से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड होता है हमारा सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड होता है थर्ड क्लास ब्रिक एंड फोर्थ इज जामा ब्रिक। तो चार तरह से इनको डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करना चाहें कि फर्स्ट क्लास ब्रिक के ऊपर, तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक हमारी होती है इसका मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ आपका कितना होता है? 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। याद रखिएगा एक बात यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि ये मिनिमम होता है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी यहां पर मिनिमम होती है, ये ना ही तो आपकी मैक्सिमम होती है ना ही ये फिक्स होती है। मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो चल जाएगा काम, लेकिन इससे कम तो नहीं होनी चाहिए 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से। क्लियर? इसके बाद अगर बात करना चाहें वाटर एब्जॉर्बेशन की, ये जो फर्स्ट क्लास वाटर है, सॉरी जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है, अगर इसको हम लोग 24 घंटे तक पानी के अंदर इमर्स करके रखें, पानी के अंदर अगर डुबो करके रखें, तो इसका जो वाटर एब्जॉर्बेशन है वो कितना होना चाहिए? 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट। ठीक है, 20% से ज्यादा ये पानी नहीं सोखनी चाहिए ऑफ इट्स ड्राई वेट, कि इसका जो वेट है, जो ड्राई वेट था इसका, उसके 20% से ज्यादा ये एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो आपकी ईंट जो है वो 1000 ग्राम की है, मतलब 1 किलो की है। वैसे तो होती नहीं है, 3 से 3.5 किलो तक वजन होता है, लेकिन अगर मान लो 1000 ग्राम, मतलब अगर आपकी ईंट 1 किलो की है, तो वो 200 ग्राम से ज्यादा पानी नहीं एब्जॉर्ब करनी चाहिए। अगर 200 ग्राम से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो फिर वो फर्स्ट क्लास ब्रिक की कैटेगरी में नहीं आएगी। इसके अलावा ये जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं ये कैसी होती हैं? बेल बर्न्ड होती हैं, मतलब इनको एक काफी अच्छे से इनको जलाया जाता है, इनकी बर्निंग काफी अच्छे से की जाती है। इसके बाद इनका जो सरफेस है वो कैसा होता है? स्मूथ एंड इवन सरफेस होता है। इसके अलावा परफेक्टली रेक्टेंगुलर इनका शेप होता है और यूनिफॉर्म रेडिश कलर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेकंड क्लास ब्रिक की हम लोग बात करना चाहें, तो इसका जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ है सेकंड क्लास ब्रिक का, वो हमारा कितना होना चाहिए? 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा है तो चल जाएगा, लेकिन 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर वाटर एब्जॉर्बेशन की बात करें, इसका जो वाटर एब्जॉर्बेशन है वो होता है 22% सेकंड क्लास ब्रिक के लिए। और अगर सेकंड क्लास ब्रिक की हम बात करें तो ये क्या होती है? स्लाइटली ओवर बर्न, मतलब ये थोड़ी सी ज्यादा जली हुई ब्रिक हमारी होती है। इसके अलावा इसका जो सरफेस है वो कैसा होता है? रफ सरफेस होता है, मतलब स्मूथ नहीं होता, रफ सरफेस होता है, थोड़ा सा खुरदरा टाइप का सा। और नॉट परफेक्टली रेक्टेंगुलर, इनका जो शेप है वो परफेक्ट रेक्टेंगुलर नहीं होता, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। इसके बाद अगर थर्ड क्लास ब्रिक की हम लोग बात करना चाहें, थर्ड क्लास ब्रिक का मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ओके, और वाटर एब्जॉर्बेशन इसका 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कैसी वाली ब्रिक होती है? ये थोड़ी सी कम जली हुई ब्रिक्स होती है, मतलब अंडर बर्न्ड होती है। जितना टेम्परेचर एक ब्रिक को चाहिए था उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर इन ब्रिक्स को मिल पाता है, इसलिए ये अंडर बर्न्ड की कैटेगरी में आ जाती है। इनका जो जो सरफेस है वो किस तरह का होता है? रफ सरफेस होता है। और इसके अलावा ये सॉफ्ट होती है एंड कैन बी इजीली ब्रोकन। पहली बात तो ये सॉफ्ट होती है और दूसरी बात आसानी से इनको तोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर लास्ट में बात करना चाहे जामा ब्रिक्स की, तो इनका जो कलर है वो कैसा होता है? डार्क ब्लूइश कलर होता है। ये कुछ ज्यादा ही जल जाती हैं। ओवरबर्न्ड मतलब कुछ ज्यादा ही जल जाती हैं ये, इनको टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही मिल जाता है। इसके अलावा इनका जो शेप है वो इरेगुलर होता है। आपने देखा भी होगा कई बार कि एक ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है। अब अगर बात करना चाहें हम लोग आगे फर्दर फर्स्ट क्लास ब्रिक के बारे में, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक को भी हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक होती है हमारी ए क्लास और एक होती है डबल ए क्लास। वो कौन सी वाली होती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के बारे में। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है इसको भी दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी डबल ए टाइप ब्रिक और एक होती है हमारी ए टाइप ब्रिक। ओके, चाहो तो इसको डबल ए क्लास लिख सकते हो, चाहो तो इसको ए क्लास भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इनको किस चीज के बेस पर डिवाइड किया गया है? हमें पता है कि जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती है इनका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना होता है? मोर देन 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 10.5 से अगर ज्यादा है तो फर्स्ट क्लास होगी। बट फर्स्ट क्लास के अंदर भी अगर स्ट्रेंथ हमारी ज्यादा ही आ गई, जैसे अगर मान लो आपकी ब्रिक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा आती है, 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अगर ज्यादा आ गई, आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की यूनिट चेंज करके इसको किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हो। ये आपकी आएगी 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब अगर बात करना चाहें हम ए टाइप वाली ब्रिक की, तो ए टाइप वाली जो ब्रिक होती है इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? इनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 10.5 से लेकर के 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक होता है। तो इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेस पर ही ए क्लास और डबल ए क्लास टाइप की ब्रिक्स में इनको डिवाइड किया गया है, किसको? फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को। ओके, तो ये आपकी कुछ एक कॉमन टाइप्स थे ब्रिक के जो आपके एग्जाम में आपसे जनरली पूछे जाने के चांसेस होते हैं।
ठीक है। इसके अलावा इनकी ये जो स्ट्रेंथ है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की जगह आपसे कई बार हो सकता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ ली जाए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कहीं पर भी आपसे पूछा जाए तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, बस ये जो है आपकी 14 या फिर जो 7 मैंने लिखवाई थी, 3.5 लिखवाई थी, 10.5 लिखवाई थी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एक कॉमन टाइप्स ब्रेक के। नेक्स्ट मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब, थैंक यू।